हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, शाम के 8 बजे हैं और इस समय हम लोग जो है ग्रुप डी का क्वेश्चन देख रहे थे। जो आरआरबी प्लेटफॉर्म का जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसी का हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, ठीक, जिसमें 1848 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। और टोटल जो ग्रुप डी का क्वेश्चन था वो 1848 तक दिया हुआ था, ठीक। अब 1849 के बाद जो क्वेश्चन शुरू है वो आरआरबी जेई का फर्स्ट स्टेज का जो है क्वेश्चन है सब, ठीक, जो कि 2019 में एग्जाम हुआ था, उसी के ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन अब दिया हुआ है। यानी कि इसके बाद हम लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन अब यहाँ फिनिश कर दिया है, यहाँ के बाद नहीं दिया है। कुछ क्वेश्चन हालांकि जो कुछ शिफ्ट का क्वेश्चन छूटा हुआ है उसे वॉल्यूम 3 में निकालेगा। यदि वॉल्यूम 3 नहीं निकलेगा तो हम लोग उस चीज़ को करेंगे, लास्ट में इसको कंप्लीट करने के बाद करेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग अब यहाँ से जो है हम लोग जेई स्टेज फर्स्ट का देखेंगे, जो 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम का है उसका आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक। क्वेश्चन ही होता है जो भी किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक। क्वेश्चन का रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे सॉल्यूशन करना है। तो हम लोग जेई के क्वेश्चन को करते हैं जो 1849 से शुरू है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। हम लोग मॉर्निंग में 11 बजे आपका नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज जो बेसिक से पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक। तो उसको आप जाकर ज्वाइन करिए, 11 बजे लाइव चलता है, उसका वीडियो अवेलेबल है। नंबर सिस्टम का जो प्ले लिस्ट बना है वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो प्ले लिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं। जो नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें 3 वीडियो अभी तक डला है, तीनों आपका अवेलेबल है, ठीक। डेली हम लोग 11 बजे नंबर सिस्टम बेसिक से कर रहे हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला यानी कि 1849 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 18 और 24 के व्युत्क्रम का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, 18 और 24 का व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, 1/18, x का व्युत्क्रम 1/x इनवर्स हो जाता है, और फिर 1/24 इसी का हमें निकालना है। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों चीज़ें हमें निकालना है, ठीक। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन ऐसा बहुत आ चुका है, ठीक। अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना है तो अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम, यानी जो चीज़ निकालना है वो अंश का निकालते हैं और उसके विपरीत हर का निकालते हैं। तो यहाँ हमें एलसीएम निकालना है तो एक का एलसीएम एक ही हो जाएगा, और नीचे 18 और 24 का हमें एचसीएफ लेना है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाए। तो 6 से कट रहा है, 6 18 6 24, फिर आगे नहीं जाइएगा, नहीं कटेगा, यानी कि 1/6 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात आई तो एलसीएम हो जाएगा, सॉरी, ये एलसीएम हो जाएगा, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल दिए। अब हमें एचसीएफ की बात आई तो अंश का एचसीएफ यानी एक का एचसीएफ तो एक ही हो जाएगा, और हर का एलसीएम लेना है, यानी एलसीएम 18 24 का एलसीएम क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो दोनों से कट रहा है, तो 72 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 18 चौके 72, 24 3 72, तो यही हम लोग का दोनों आंसर हो जाएगा। एलसीएम 1/6 और एचसीएफ हो जाएगा 1/72, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, अगर वो चाहेंगे कि हम इसका एलसीएम निकाल कर और उलट दे तो एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, उस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ, उसका एलसीएम निकल जाएगा, और एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि x², ऐसे हम लोग का द्विघात समीकरण का है, x² - 4x + 4b = 0 के 2 वास्तविक हल हैं तो b के मान ज्ञात करें। ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसका कह रहा है कि दोनों जो हल है वो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो बोला है कि b का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों हल, इसका जो रियल वैल्यू वास्तविक संख्या हो, दोनों वास्तविक हल हैं, ये कब होता है, जैसे मान लीजिए, एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, ax² + bx प्लस c = 0, इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो d हो जाएगा, d > 0 होगा। इसी वैल्यू पे ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे।
डी डिस्क्रिमिनांट होता है विवेचक, इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, यही डी हो जाता है। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या होना चाहिए हमारा जो है 0 से बड़ा होगा, तभी जाकर 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा तो ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। तब इस समीकरण से हम ये निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, तो डी का मतलब बी स्क्वायर, तो बी यहाँ पे क्या है माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पे 1 है, बी एक्स का गुणांक बी है, तो बी यहाँ पे -4 है, और सी जो है अकेला जो भी इंटीजर रहेगा वो सी हो जाएगा, या अकेला जो पूर्णांक रहेगा वो हो जाएगा, ठीक। तब रख लीजिए इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 और -4ac, तो 4 हो जा रहा है, a के जगह 1 और c के जगह 4 भी है, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाकर दोनों मूल क्या हो जाएंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। तब इसका वैल्यू देखिए निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 16b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको अगर उधर लेके चले जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 16, देखिए इसको हम इधर लेके चले जाते हैं तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16b हो जाएगा। तो अगर b वाले पार्ट को इधर लाते हैं, 16 से 16 कटा लेते हैं, देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया 1 मिनट में, यानी ये 1 टाइम में खत्म हो गया, तो b इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है, यानी कि b का मान जो है 1 के बराबर भी होगा और 1 होगा। इसी मान के लिए इसके दो जो है वास्तविक मान निकलेंगे, दोनों जो मूल निकलेंगे वो रियल कब होंगे, जब b इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है। बात क्लियर? तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कब जो है दोनों मूल वास्तविक होंगे, जब d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से निकालें तो इस कंडीशन में हम लोग का b इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2/3, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब देखिए जो लोग सुबह में, आज जो सुबह क्लास हुआ था फ्रैक्शन का, उसमें अगर फ्रैक्शन पढ़े थे वो देखते देखते बता देंगे। बोला है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछ रहा है। तो क्या आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पे डिफरेंस, सबके अंश और हर का अंतर सेम है, एक एक का डिफरेंस है। तो बोले थे कि इसमें जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें 5/6 हुआ और सबसे छोटा भिन्न जो है 2/3 हो जाएगा। तो इसी का अंतर पूछ रहा है, तो घटा दीजिए 6 LCM, तो 5 हो जाएगा, -3 दूना 6 यानी 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ से 1/6 हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको सुबह फ्रैक्शन में बताए थे। अगर फ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या फिर आई बटन है ऊपर, आई बटन, यहाँ से भी जाकर आप वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं, ठीक। ये आप हमेशा जो है अगर अंतर सेम हो सभी फ्रैक्शन में, तब तो आपको ना तिरछा गुणा करना है ना पॉइंट में बनाना है। जो छोटा भिन्न रहेगा वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा अंश रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो हमको अंतर पूछ रहा था, तो अंतर 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1852 बोला है कि एक डाकिया डाकघर लौट रहा था जो उसके सामने उत्तर की ओर था। डाकघर लौट रहा था, डाकघर उसके उत्तर में। जैसे मान लीजिए ये तो आपको पता है ना, ये उत्तर हो जाता है, नॉर्थ हो जा रहा है, ये साउथ हो जा रहा है, और ये ईस्ट हो जाता है दाहिने साइड, और ये लेफ्ट साइड क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है। ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ बोल रहा है ना कि डाकघर लौट रहा था और डाकघर जस्ट उसके उत्तर दिशा में था, यानी इसका मतलब ये उत्तर की ओर मुंह करके ऐसे जा रहा है। यहाँ पे डाकघर है, ठीक, ये डाकघर है। अब हमें कहा है कि उत्तर की ओर जा रहा था और डाकघर उसके जस्ट उत्तर की ओर है। जब डाकघर उससे 100 मीटर की दूरी पे है, यहाँ पे जब व्यक्ति है यानी कि ये 100 मीटर की दूरी पर जब है डाकघर से, तो वह बाएं मुड़ जाता है और शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। अब देखिए यहाँ से ये बाएं मुड़ रहा है, अब इधर जा रहा है तो इसका राइट साइड इधर पड़ेगा, राइट जिधर आपका है राइट और ये लेफ्ट है, तो यहाँ से ये बाएं मुड़ जा रहा है, ये लेफ्ट मुड़ जा रहा है, ठीक। और कितना चल रहा है, यहाँ से 50 मीटर चल के शांति विला में पहुंच गया, ठीक। 50 मीटर चला,
यहाँ पे पहुंचा और कह रहा है कि ये शांति बिला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। वह फिर 40 मीटर उसी दिशा में, फिर इसी दिशा में 40 मीटर और चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ आ गया, ये 40 मीटर चल करके अब यहाँ आ गया, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि वह फिर 40 मीटर चला, उसी दिशा में चला और फिर दाहिने ओर मुड़ करके 100 मीटर। अब यहाँ ऐसे सीधा जा रहा है तो इसका दाहिना हाथ ऊपर है ना, तो दाहिने ओर मुड़कर फिर 100 मीटर चल रहा है। इसका मतलब ये 100 मीटर है तो 100 मीटर एकदम जस्ट इसके बराबर ही चलेगा। ये 100 मीटर यहाँ से चल गया, ठीक, जस्ट 100 मीटर गया। तो अब कह रहे हैं हमें कि वह डाकघर से कितनी दूरी पे है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यही में इसकी डाकघर से दूरी है, जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है उसी को हम लोग डिस्टेंस लास्ट में कहते हैं। तो ये डाकघर से कितना दूरी है देख लीजिए, यही दूरी जो हो जाएगा 50 40 90, यही 90 मीटर की दूरी जो है डाकघर से हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब ध्यान में रखना होगा। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और वेस्ट हो जाता है, ठीक। तो ये डाकघर से जब 100 मीटर था तो अपने लेफ्ट घुमाया, यानी इधर गया 50 मीटर, फिर यहाँ से उसी दिशा में 40 मीटर, फिर दाएं मुड़ करके ऊपर चल गया 100 मीटर। तो ये कितना दूरी पे है? तो 90 मीटर। आसान क्वेश्चन था, ये डायरेक्शन का था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आंसर नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, इसका 90 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r तथा ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोला का आयतन हो जाता है 4/3 पाई और r ही है तो r³ हो गया, ये गोला का आयतन हो गया। और रेशियो निकालना है बेलन के आयतन से। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई r²h। इसका भी r छोटा ही r है तो पाई r²। और इसका ऊंचाई हमें दिया हुआ है कि 2r है। ऊंचाई कितना दिया है? 2r। तो यहाँ ऊंचाई की जगह हम 2r लिख देते हैं, ठीक। यही हमें रेशियो निकालना है। देखिए यहाँ से क्या होगा, r² और r² और r से गुना करेंगे तो r³ इससे कैंसिल आउट हो गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से अगर कटाते हैं तो 2 दूनी के 4। अभी तिरछा गुना कर लेते हैं, इधर 1 बच गया। तो 2:3 का जो है रेशियो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर है, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए आप ग्रुप डी का क्वेश्चन कर लिए ना, तो उससे इजी इसका क्वेश्चन लग रहा है, ठीक। कह रहा है कि PQR किसी काम को 24, 16 और 12 दिनों में कर लेते हैं। देखिए ये 24, 16 और 12 दिनों में कर लेते हैं, PQR बोला हुआ है, ठीक। तो अब हमें कह रहा है कि तो उससे उन्हें साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लगेगा? तीनों को साथ मिलकर करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस सबका टाइम हो गया तो टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं। टोटल वर्क जो इस सभी टाइम का क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 24, 16 और 12 का एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सिंपल सा है, ये कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ से अब क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो भाग दे देते हैं। 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 12 चौके 48 हो जाएगा। तो अब हमें बोला है कि P + Q + R तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? 48 काम है और तीनों का क्षमता का योग 4 3 7 2 9 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45। 5 दिन आ जा रहा है, 5 दिन 5 पूर्णांक, देखिए यहाँ आ जा रहा है 9 × 5 = 45, 5 पूर्णांक 3/9 दिन आ जा रहा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका दिन घंटा में दिया हुआ है, तो ये 5 दिन तो पूरा हो जा रहा है, ये पूरा 5 दिन हो जा रहा है। और 3/9 दिन है, इसे घंटा में बनाना है तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुणा कर लेंगे। 3 3 9 और 3 8 24, यानी 8 घंटा हो जाएगा, ये 8 घंटा हो जाएगा। बात क्लियर? तो जब हम 5 पूर्णांक 3/9 दिन को बदलेंगे दिन घंटा में, तो ये 5 दिन तो पूर्णांक हो गया, पूरा क्लियर हो गया है। और 3/9 को अगर घंटा में बदलना है तो 24 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 24 से गुणा किए तो 8 घंटा आ गया हम लोग का। बात क्लियर हुआ यहाँ से? तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 दिन 8 घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से ऑप्शन पूर्णांक में नहीं दे करके दिन और घंटा में दिया है, तो बहुत सिंपल है, हम कर लेंगे आराम से। ये तो दिन हो गया है पूरा कंप्लीट, और ये 3/9 को अगर घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुणा कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये डी आंसर हो जाएगा इसका। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, देखिए यहाँ से कह रहा है कि साइन 7π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन
5π/4 इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर होगा, पाई का मान 180 रहता है ना, यानी कि π/4 का वैल्यू 45 डिग्री हो जाता है। इसका मान कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। तो इसको हम डिग्री में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो 45 में 7 से यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 7 × 35 5 3 हो जाएगा, और 7 × 28 3 31 315 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ इंटू हो जा रहा है, ये तो π/4 है तो साइन 45 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 45 इसका वैल्यू हो गया, तो 45 में 3 से गुणा कर लीजिए, तो 5 × 15 ये हम लोग का हो जाएगा साइन 5 × 15 का 5 हासिल 1 और 4 × 12 13 135 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी इसका वैल्यू 45 हो गया, तो 45 में 5 से गुणा कर लीजिए, कितना जा रहा है? साइन 5 × 5 25 5 2 और 5 × 20 2 22 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक, डिग्री में हम बदल लिए। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे कि साइन, ये देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, साइन 200, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? साइन 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक, अगर 360 में से 45 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। अब यहाँ ये तो साइन 45 ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें 45 का मान पता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? साइन 90 + 45 90 + 45 कर लेंगे, और यहाँ क्या हो जा रहा है? तो साइन 180 + 45 इस रूप में हम लिख लिए आराम से, बस जोड़ के रूप में, क्योंकि हमें 225 का मान निकालना है, तो 180 + थीटा कर लिए, यहाँ पे 360 + माइनस थीटा कर लिए, 90 + थीटा कर लिए, इस रूप में बदल लिए। अब बहुत सिंपल हो गया। देखिए साइन 360 माइनस थीटा, ये 360 में से जब थीटा घटाएंगे तो ये 4th कोऑर्डिनेट में जाएगा, और 4th कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है आपका? तो साइन निगेटिव होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि 360 और यहाँ हो जाता है 80 डिग्री, इस पे चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है मान, एक्स एक्सिस पे नहीं चेंज होता है। तो 360 माइनस थीटा करेंगे तो ये 4th कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? आपका 4th कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, सबसे पहले तो माइनस लग जाए, माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इंटू ये तो साइन 45 है तो ऐसे ही रहने दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ आइए, तो ये देखिए साइन 90 + थीटा, 90 में थीटा जोड़ेंगे, इस कोऑर्डिनेट में सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो सेकेंड में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, और साइन सेकेंड में पॉजिटिव रहता है, और 90 पे चेंज भी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? cos 45 हो जाएगा। 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? मान चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 + थीटा इस कोऑर्डिनेट में आ जाता है, 3rd कोऑर्डिनेट में, तो 3rd कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और 180 पे नहीं चेंज होता है तो साइन 45 ही रह जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से? तब देखिए माइनस माइनस तो यहाँ कट करके प्लस हो जा रहा है, और साइन 45 cos 45 सबका वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 1/√2 1/√2 कितना बार है? 4 बार है। यहाँ से 1/√2 है, 1 सबका वैल्यू 1/√2 आ जा रहा है, 1/√2 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। पाई में दिया हुआ था तो हम डिग्री में कन्वर्ट कर लिए, और साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन 45 था यहीं रहने दिए, साइन 90 + थीटा बराबर cos 45 हो जाएगा, और यहाँ साइन 180 + 45 यानी 3rd कोऑर्डिनेट में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ भी माइनस साइन 45 हो जाएगा। दो गो माइनस है, गुणा करेंगे तो कैंसिल प्लस हो जाएगा, और सब में 45 का साइन 45 रहे या cos 45 रहे 1/√2 होता है, तो 1/√2 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 बन जाएगा। बात क्लियर? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत बेसिक से हम लोग किया आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 बोला है कि एक घड़ी 5% हानि। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर बनाना हो ना तो सबसे एक आसान आपको तरीका बताते हैं। एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है, ये क्रय मूल्य को हम हमेशा 100 मान लेंगे। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5% हानि पे बेची जाती है तो ये 95 हो जाएगा। 5% हानि यानी 100 से कम हो जाएगा। ठीक, लाभ होता तो 100 से जुड़ जाता। अब कह रहा है कि यदि 20% अधिक पर वह खरीदी गई रहती, यानी कि ये क्रय मूल्य जो है क्या हो जाता? CP2 अगर 20% अधिक यानी कि 120 हो गया रहता। बात क्लियर है? यहाँ से कह रहा है कि 20% अधिक पे खरीदी होती तो 120 हो जाता, और 115 रुपया कम में बेची जाती। तो अभी हम लोग विक्रय मूल्य की बात नहीं करेंगे, पहले विक्रय मूल्य, रुपया की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है, सब ये परसेंटेज में जा रहा है, सब परसेंटेज में जा रहा है, तो परसेंटेज में हुआ। अब कह रहा है यदि 115 रुपया कम में बेची जाती तो इस बिक्री में 40% की हानि होती, यानी कि दूसरे कंडीशन में 40% की घाटा हो रहा है। तो 40% घाटा के साथ पहले हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, SP2 निकाल लेते हैं। तो जब ये 120 है और 40% घाटा मतलब कि 60 हो जाएगा, 60/100
100 से 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/100। अब ये कर लिए, 0 0 कैंसिल कर लेते हैं तो 12 छक्के कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जा रहा है। SP2 यहाँ पे हम लोग का 72% आ गया। अब देखिए दोनों जो है विक्रय मूल्य का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस यहाँ दे रहा है 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, और यहाँ 23% हो जा रहा है। और इसी 23% का वैल्यू रुपया में देखिए, जो है बोला था कि 115 रुपये कम में बेची जाती, तो 23% का वैल्यू 115 रुपये है, तो ये कट जाएगा 5 मर्त में, 1% का वैल्यू 5 रुपया हो गया। तो 1% का वैल्यू 5 रुपये, तो अब हमें क्रयमूल्य पूछा हुआ है, तो क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, ये कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। बहुत आसानी से इस टाइप के टोटल क्वेश्चन को करिएगा। एक बार और समझ लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले बोला था कि 5% हानि पर बेची जाती है, कभी लाभ कहता है तो लाभ कहेगा तो प्लस में करेंगे, ठीक। तो ये क्रयमूल्य 100 हो गया पहला क्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 95 होगा, क्योंकि 5% हानि पर बेची जाती है। अब कह रहा है कि यदि क्रयमूल्य 20% अधिक होता तो 120 हो जाता, और 115 रुपये कम में बेचा जाता, तो अभी रुपये की चर्चा नहीं हो रही, पहले हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर 115 रुपये कम में बेचा जाता तो 40% की घाटा होती, तो 40% घाटा के साथ पहले हम इसका विक्रय मूल्य 2 निकाले तो कितना है 72। यहाँ 120 गुणे 40% घाटा तो 60/100, तो 72 आ जा रहा है। तो अब यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर 23% है, और क्वेश्चन में जो रुपया में दिया है 115 दिया है, तो 23% का वैल्यू 115, तो क्रय मूल्य 100 होता है, 500 रुपये आ जाएगा। इस तरह के टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सिंपल वे में आप बना लीजिएगा इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 57 में आइए, 57 में आते हैं। ये बोला है एक फार्म हाउस में 70% कर्मचारी पुरुष है। अब कह रहा है कि 30% पुरुष और 20% महिला ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, तो सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ जब मैन 70% है तो वुमेन कितने हो जाएंगे 30% हो जाएंगे, ठीक। 30% ये हम ले लिए। अब कह रहे हैं ना कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर कितने लोग हो रहे हैं, तो रहने वाले जो रिटायर नहीं हो रहे हैं उनका हमें प्रतिशत निकालना है। तो सेवा में बने रहने वालों की संख्या डायरेक्ट निकालेंगे, सेवा में बने रहने वालों की संख्या, जो सेवा में बने हैं रिटायर नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ 70% अगर मैन है तो इस 70 का कितना प्रतिशत रिटायर हो रहे हैं, 30% रिटायर हो रहे हैं, तो कितना बच रहे हैं, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70% लोग बच रहे हैं, तो इसका 70% हम निकाल लेते हैं, तो 7 49 आ जा रहा है, यानी कि 49% पुरुष रह रहे हैं। ये महिलाएं हैं, तो महिला में से 20% महिलाएं जो है रिटायर हो रही है, तो कितनी बच रही हैं, तो 80%। 100 में से 20 जब रिटायर होगी तो 80 बचेंगी, तो इसका 80% हम निकाल रहे हैं, तो 0 0 कैंसिल, 8 तरीके 24 हो जा रहा है, यानी कि बने रहने वालों की संख्या कितना हो जा रहा है, तो 9 4 13 3 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7, 73% जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल 100 ही माने, 100 पे लेके चल दिए हैं, तो 73% ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। 70 महिला है, पुरुष है, 30 महिला है, 70 में से 30 रिटायर हो गए तो बच्चे 70 यानी 49 हो गया, 30 में से 20 रिटायर हो गए तो बच्चे 80%, तो ये कितना हो जा रहा है 24 जोड़े 73 आ जा रहा है, 73% लोग अभी बचे हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है हमें कि 7 स्क्वायर गुणे 9 स्क्वायर को 8 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमें ये पूछा हुआ है। एक चीज देखिए, थोड़ा सा आप यहाँ से एक बेसिक बात सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए 23 को अगर हमें 7 से भाग देना है, तो 7 तरीके 21 और 2 शेष बच रहा है ना, 21 2 23 हो जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर बच गया आपका 2। अगर इसमें क्या जोड़े कि ये 23 में क्या जोड़े कि 7 से कट जाए, तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि -5 भी इसका हम रिमाइंडर ले सकते हैं। 2 तरह का रिमाइंडर होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक निगेटिव वैल्यू होता है। इसमें शेष कितना बच गया, तो 2, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। और क्या जोड़े कि ये कट जाए, तो अगर 5 इसमें हम जोड़ते हैं तो 28 हो जा रहा है, तो ये -5 रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 7 में हम क्या जोड़े कि 8 से कट जाए, तो 1, इसका मतलब -1 इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक। अब ये तो सिंपल दिख रहा है कि 9 में 8 से भाग देंगे तो एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बच जाएगा। अगर यहाँ -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 और गुणे 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
तो रिमाइंडर थ्योरम अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको 2-4 दिन में रिमाइंडर थ्योरम भी मिलेगा, बहुत आसान चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम। बस यहाँ से हमें ये माइनस में रिमाइंडर हो जाएगा, -1 जोड़ेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर 1 और 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि एक हम लोग का रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 59 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 हमें बोला है कि 1/2, 3/5, 2/7 और 5/6। इसमें पूछा हुआ है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। देखिए फ्रैक्शन आज ही पढ़ाए थे मॉर्निंग में, टोटल चीज आपसे बन जाएगा। सबसे आसान क्या बताए थे कि अंश में एक एक जीरो हम चिपका लेंगे। अब इसका इंटीजर पार्ट की ओर लेना है, 2 5 10, दशमलव पार्ट नहीं लेना है। यहाँ पे 5 6 के 30 आ जा रहा है, इस 7 दूना 14। अब पॉइंट में क्या आ रहा है उसको छोड़ देंगे, अगर 2 इंटीजर टकराएगा तब पॉइंट में जाना है। जैसे यहाँ पे 6 8 48 आ रहा है, 2 बच रहा है शेष, उससे कोई मतलब नहीं। अब कब मतलब होगा, जब अगर इंटीजर पार्ट टकराता है। देखिए यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं टकराया तो सिंपल हो गया। सबसे छोटा पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा। क्या पूछा है हमसे कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये 2/7 हो जाएगा। ये 2/7 हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा है। तो ये बहुत आसान तरीका है आपका फ्रैक्शन चेक करने का। अगर फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो अभी आई बटन में फ्रैक्शन का है, वहां से जाकर आप देखिए, और फ्रैक्शन का टोटल उसमें टॉपिक बड़ा छोटा आरोही अवरोही सब कुछ पढ़ाए हैं। तो ये सिंपल है, 0 0 चिपका लिए, इंटीजर पार्ट देखिए कि सबसे कम आ रहा है इसका, तो हमको 2/7 जो है छोटा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो इंटीजर पार्ट 8 है, यानी कि 5/6 हो जाएगा। कोई आपको दशमलव में बदलने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 टकराएगा तब दशमलव में बदलेंगे, तिरछा गुणा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आसान। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर बोला हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। केवल नाव की अगर चाल की बात करें तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, किलोमीटर प्रति आवर है। उसके बाद कह रहा है कि धारा की चाल है, यहाँ से धारा की बात बोला है कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो अब हमें कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अच्छा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 68 किलोमीटर जाना है, लेकिन जब धारा के विपरीत जाएंगे तो ये धारा हमें पीछे की ओर धक्का देगा। तो पीछे की ओर धक्का मतलब इसमें से 13 में से 4 घटा दीजिए तो 9 हो जा रहा है, तो 9 से भाग दे दिए। जब धारा के दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चाल जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत जाएंगे घट जाएगा। तब देखिए इसको भाग दे दीजिए, हमें घंटा में बना लेना है, घंटा मिनट। तो ये 9 × 63 7 घंटा हो जा रहा है, और मिनट में आते हैं तो 5/9 यहाँ आ जा रहा है। तो इसको हमको मिनट में बनाने के लिए 60 से हमें गुणा कर देना होगा। बात क्लियर हुआ। ये घंटा में है और 5/9 7 पूर्णांक 5/9 घंटा आ रहा है, और घंटा मिनट में दिया हुआ है। तो इस 5/9 घंटा को मिनट में बनाने के लिए 60 से हम क्या किए, गुणा कर लिए। तो देखिए 3 3 9, यहाँ 3 दूना 6 हो जा रहा है, यानी कि 5 दूना 10 हो जा रहा है ना। ये 100/3 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 घंटा, और ये 33.3 आ जाएगा, 33.33 आता जाएगा। तो इतना हम मिनट कर लेंगे। ऐसा ही ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ नहीं समझे आप, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 7 पूर्णांक 5/9 घंटा है, तो ये 7 पूरी घंटा में हो गया, और 5/9 को हम मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा कर लेंगे तो 100/3 आ रहा है, यानी 100/3 का मतलब 33.33 आ रहा है। तो दशमलव में नहीं लिया, 33 से मिनट दे दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटे पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन स्वयं के बराबर है। देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर थोड़ा समझ लीजिए, 0 हो गया, ये 1 2 3 कहाँ तक डैश डैश इन्फिनिटी तक, ये -1 -2 -3 डैश डैश -इन्फिनिटी तक। यही टोटल क्या है, पूर्णांक कहलाते हैं। अब इधर वाले संख्या को, एक वाले से यहाँ इन्फिनिटी तक को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले संख्या को हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, 0 किसी भी इंटीजर में नहीं आता है। तो इसी में कह रहा है कि वैसे जो पूर्णांक संख्या को आप ढूंढिए कि जिसका घन वही मिले। तो देखिए सिर्फ -1 ही एक ऐसा पूर्णांक है, -1, कि जब इसका क्यूब करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, वही सेम मिल जाता है। ठीक, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। बोला सबसे छोटा पूर्णांक बोला है, ये 0 भी हो सकता है, 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। तो इसमें हमें ये लगा है, सिर्फ नहीं होगा,
यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक बोला है, तो सबसे छोटा पूर्णांक -1 ही है। -1 से इधर नीचे कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जिसको आप घन करिएगा तो वही मिलेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हम लोग का -1 हो जाएगा। 0 का भी पूर्णांक है, लेकिन हमने सबसे छोटा बोला है, तो सबसे छोटा क्या है -1 है। जैसे जैसे दाएं जाते हैं पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ता जाता है, बाएं आएंगे घटता जाएगा, ठीक। तो -1 सबसे छोटा ऐसा पूर्णांक है जिसका घन वही होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक। 62 नंबर क्वेश्चन आइए। 62 क्या कह रहा है, बोला है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। यदि बहुभुज की कितने भुजाएं, ये पूछ रहा है कितनी भुजाएं हो जाएंगी। अच्छा, आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो बाह्य कोण हम निकाल लेते हैं। बाह्य कोण इक्वल टू कितना होगा, बाह्य कोण बराबर 180 में से 150 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब भुजा की संख्या, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। अगर हमें भुजा की संख्या निकालना है कि भुजा की संख्या कितना होगा, तो हम बाह्य कोण में 360 में हम बाह्य कोण से भाग दे देते हैं। ये होता है ना कि टोटल कुल बाह्य कोणों का योग हो जाता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में बाह्य कोण से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, भुजा की संख्या निकल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से देख लीजिए, कटा दीजिए, 12 3 36, 12 भुजा वाला बहुभुज हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वादश भुज। 12 भुजा वाला को क्या बोलते हैं, द्वादश भुज बोलते हैं। 10 भुज मतलब 10 भुजा, अष्टभुज मतलब अष्टभुजा, सप्तभुज मतलब 7 भुजा। तो यहाँ द्वादश भुज यानी कि 12 भुजा वाला बहुभुज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 360 में बाह्य कोण से भाग दे देंगे तो भुजा की संख्या निकल जाएगी। पॉलीगन में ये सब बातें पढ़नी है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्या बोला है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है। यदि R 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक मिलती। देखिए, अगर ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की, और ये R जो है 4% अधिक की बात कर रहा है, ये 4% अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो देखिए अगर ये 4% अधिक ब्याज मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल 2 साल में हम लोग का ब्याज ये 100 रुपये पे कितना मिला है, 4 दूना 8% अधिक मिल रहा है, ठीक। R में T से गुणा कर लिए तो कितना आ गया, 8% अधिक मिल रहा है। और इस 8% का वैल्यू देखिए उधर कितना हम लोग का मिल रहा है, तो 400 रुपये ब्याज अधिक मिल रहा है। बात क्लियर हुआ। R में और T से गुणा कर लिए, यानी कि हमको प्रतिशत में ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, 8%, और रुपये में कितना है, 400 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 8% का वैल्यू अगर 400 रुपये है, तो हमें पूछ रहा है ना कि मूलधन, तो मूलधन हमेशा 100% रहता है, तो 100% का निकाल लेना है। 8 का वैल्यू 400, तो 1 का वैल्यू 50 हो जाएगा, यानी कि 100 का वैल्यू, तो 50 पे 2 जीरो और चिपका दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 5000 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात क्लियर। यहाँ से सिंपल वे में बनाए, 4 दूना 8, 8% ब्याज अधिक मिल रहा है, रुपये में 400 रुपये है, तो 100% का वैल्यू 5000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 64 नंबर क्या बोला है, 64 में कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू लाइज कहाँ से करता है, तो 0 डिग्री से अधिक है थीटा, और 90 डिग्री के बराबर भी है, और 90 से कम भी है। तो हमें पूछा है ना कि वैल्यू आपको निकालना है cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, इसको आप बहुत ही आसान तरीका से ऑप्शन से बना सकते हैं, बाय ऑप्शन। कैसे बना सकते हैं, बाय ऑप्शन। जैसे इसको अब सॉल्व करिएगा तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण थोड़ा लंबा जाएगा, उससे आसान आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं। और बाय ऑप्शन करने का एक आपको तरीका बताते हैं कि इसमें सबसे पहले हम 0 डिग्री और 90 डिग्री को चेक करेंगे, क्योंकि साइन कॉस में 0 और 90 का मान 1 या 0 होता है। तो 0 को तो हम चेक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा लाइज नहीं कर रहा है, कह रहा है 0 से अधिक होना चाहिए। यहाँ बोला है कि 90 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 90 है तो हम ऑप्शन से पहले 90 चेक करेंगे। तो देखिए, कॉस 90 के मान 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 0 हो जाएगा, और +2, और यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाता है, तो 2 हो जा रहा है। देखिए, दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम लोग का 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं, ठीक। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 नंबर आइए। 65
65 बोला है कि 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में ब्याज की गणना करें यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए आर जो हम लोग का 10% दिया हुआ है, ये वार्षिक दिया हुआ है, तो जब छमाही होता है तो दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यहाँ से जो 6 मंथ पे होगा छमाही जो हो जाएगा हम लोग का, ये आर जो है 100% है, तो छमाही करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। ये छमाही की बात करते हैं, ठीक। और टाइम जो दिया हुआ है हम लोग का 1.5 वर्ष दिया है 1.5, तो जब ये छमाही की बात करेंगे तो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। दर जो है छमाही पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वार्षिक वाला से आधा हो जाएगा। अगर 1 साल का दर जो है 10% है तो 6 महीने का 5%, सिंपल सी बात। और ये 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने के टर्म हो जाएंगे, तो 3 टर्म हो जाएंगे, सिंपल। तो अब कह रहे हैं ना कि इसमें आपको हमें निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI कितना होगा। देखिए बहुत आसान है, 5% वाला का अगर आपको याद होता ना कि 15.7625 होता है तो आसानी से 1000 का इतना % निकाल लेते हैं। ये कैसे होता है बता देते हैं आपको, ये हालांकि याद रखना होगा, ये सब याद रखिएगा ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं याद है निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला साल का 5%, दूसरा साल का 5%, फिर इस 5 का 5% जब निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, 0.25 हो जाएगा। अर्थात 2 साल का देखिए कितना आ जा रहा है, 5 × 5 = 10, 10.25 आ जा रहा है, ठीक। ये 2 साल का हो गया, लेकिन हमें 3 साल में जाना है, तो फिर तीसरा साल में जाएंगे तो ये 5% बढ़ेगा ही, लेकिन इसका भी 5% बढ़ जाएगा। तो इसका 5% मतलब इसमें 5 से गुणा कर लिए, 5 × 5 = 25, 2, 5 × 2 = 10, 2 12 हो जाएगा, और 5 एकम 5 ही हो जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ है, जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो पॉइंट उठकर यहाँ आ जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, 10 × 5 = 15, 15.7625 आ जाएगा, 15.7625 आ जाएगा। तो ये अगर याद रहेगा तो आप 10 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं। 15 वाला तो याद ही कर लेना होगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकल जाएगा। 1000 रुपया का हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 15.7625% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो देखिए 3 0 कट जाएगा, एक और यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट लगा लेना है 3 के बाद, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 157 रुपये 625 आ रहा है। तो इसको हटा करके यहाँ 3 लगा देंगे। जब 5 से अधिक रहता है तो उसमें 1 जोड़कर, 5 के बराबर या 5 से अधिक रहे तो 1 जोड़कर पहले वाला में यहाँ पे हम दशमलव दे देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 157.63। बहुत आसान है, सिंपल है, एक बार और सीख लीजिए। अगर ये याद रहा तब तो आसानी से आप तुरंत निकाल लिए रहते हैं, ठीक। देखिए 5 का 5% इतना हो गया, तो ये 2 साल का हो गया 10.25, फिर 5 लगेगा और फिर इसका 5% यानी इतना हो गया। तीनों को जोड़े 15.7625, 1000 का 15.7625, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 12.5% लाभ पे बेचा जाता है तो 405 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि जब 12% लाभ पे बेचेंगे 12.5 तो 112 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। इतना प्रतिशत का वैल्यू इसका 405 रुपया दिया हुआ है, ठीक। तब क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि तो लाभ केवल निकालना है। केवल लाभ का मतलब ये पार्ट हमें पूछ रहा है, 12.5% का हमें वैल्यू पूछ रहा है। बात क्लियर हुआ। ये विक्रय मूल्य हो गया, जब 100 जोड़ दिए लाभ में तो ये विक्रय मूल्य, डायरेक्ट ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। तो 112.5 का वैल्यू इतना है तो 12.5 केवल लाभ पूछा हुआ, ये टोटल केवल प्रॉफिट हो जाएगा। तो देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन हो गया, 405 और बट्टा हो जाएगा 112.5 और गुणे 12.5 का वैल्यू निकालना था। पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये कटा लेते हैं तो देख लीजिए 125 से ये 5 मिनट में कटाएंगे, 25 × 5 = 125, ये 25 × 4 = 100 हो जाएगा, 25 × 5 = 125, 5 से 9 में ये डायरेक्ट 9 मिनट में कट जाता। अब यहाँ 9 से कटा लीजिए तो 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, यानी 45 रुपीज़ आपका लाभ हो जाएगा। 45 रुपये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से 112.5% का वैल्यू दिया हुआ था तो केवल 12.5% केवल लाभ पूछा हुआ था, निकाल ली। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 हो गया, 67 नंबर देखिए। 67 में बोला हुआ है कि अंजलि एक काम को 10 दिनों में कर लेती है। देखिए अंजलि जो है 10 दिनों में कर लेती है,
बानो उसे 5 दिनों में पूरा कर लेता है। बानो उसे 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो टोटल वर्क, अभी आया था ऐसा क्वेश्चन, टोटल वर्क एलसीएम 10 हो जाएगा। ये इफिशियंसी निकाल लेते हैं तो इससे भाग देंगे 1 हो जाएगा, इससे भाग देंगे 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी कितना दिन में करेंगे? 10 बटा दोनों का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। तो 3 तरीके 9, यहाँ से 3 दिन हो जाएगा और 1 बटा 3 आ रहा है, 3 पूर्णांक 1 बटा 3, 3 पूर्णांक 1 बटा 3 दिन आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ से 3 दिन है, ऑप्शन दिन और घंटा में दिया हुआ है। अब 1 बटा 3 को अगर घंटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 24 से भागते गुणा कर लेंगे 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 3 8 24 हो जाएगा, यानी कि 3 दिन 8 घंटा जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 बटा 3 दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुणा किया, 8 घंटा आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 68 नंबर कह रहा है, 68 नंबर बोला हुआ है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 बटा 4 मीटर है, तो पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी? अच्छा, एक चक्कर जो होगा एक रिवोल्यूशन में वो अपने व्यास परिधि के बराबर चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले उसका हम परिधि निकाल लेते हैं। ये परिधि कितना हो जाएगा? परिधि इक्वल टू 2 पाई आर होता है। 2 गुणे 22/7 डायरेक्ट कर लेते हैं। 22/7 गुणे त्रिज्या है यहाँ पे 7/4, 7 से 7 कैंसिल, इसको कटा लेते हैं तो ये 11 आ जाएगा। ठीक, यानी कि 11 मीटर जो है हम लोग का इसका क्या निकल गया? आपका परिधि निकल गया। तो अब कितना चक्कर लगाएगी? तो चक्कर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। टोटल इसे जाना है कितना? तो 22 किलोमीटर जाना है और एक चक्कर में कितना जा रही है? 11 मीटर जा रही है। तो 22 किलोमीटर जाने में कितना चक्कर लगाना होगा? तो 11 मीटर से भाग दे देंगे। अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। इसको भी हम क्या करते हैं ना, 1000 से गुणा करके इसे मीटर में बना लेते हैं। अब मीटर में हो गया तो 11 दूना 22, यानी कि 2000 चक्कर इसे पूरा करना होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2000 चक्कर कंप्लीट करना होगा। बात क्लियर? सिंपल वे में किए। परिधि 11 मीटर है, 22 किलोमीटर जाना है, तो 22 किलोमीटर में हम एक चक्कर में तय की गई दूरी ही परिधि होता है, तो इससे भाग देती है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 क्या कह रहा है? 69 बोला है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए, तो वह राशि क्या होगा? बहुत सिंपल, आपको 2 साल का बताए थे कि D2 बराबर, बहुत बार एक क्वेश्चन आ गया, PR² बट्टा 100² होता है। ठीक है, इन बात बताए थे। तो यहाँ डिफरेंस हमें 45 रुपया दिया हुआ है, P हमें निकालना है। P नहीं पता है तो P और R² कितना है? R का मान 12.5 है, तो 2 बार लिख देंगे गुणा करके 12.5, PR² बट्टा 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा। 25 पाँचे और फिर यहाँ 25 चौके 100, फिर यहाँ 25 पाँचे और 25 चौके 100 हो जाएगा। ये 5 5 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 में आप 45 से गुणा कर लीजिए, P निकल जाएगा। 64 गुणे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 45 हो जाएगा। तो देखिए 64 में हम 45 से गुणा कर लेते हैं। 5 चौके 20 कर 0, 6 5 30 2 32 हो जाएगा। 4 चौके 16 का 6 1, 6 चौके 24 1 25 हो जाएगा, यानी 0 6 2 8 5 3 8, 28 रुपया 80, 2880 रुपया हो जाएगा। 2880 जो हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात क्लियर? बस ये आपको फॉर्मूला अभी तक बहुत बार आ गया। D2 बराबर, D2 मतलब 2 साल का डिफरेंस बराबर PR² बट्टा 100²। 3 साल वाला भी फॉर्मूला बताया आपको कि D3 बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100³ 3 साल वाला भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, D3 वाला भी। ठीक, दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1870 क्या कह रहा है? देखिए 1870 नंबर बोला है, देखिए 1870 कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए तो चाल कितना होना चाहिए? देखिए अगर हम यहाँ 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं तो हमें
50 मिनट लग रहा है, यानी कि 50/60 कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस निकल गया। यहाँ पे क्या निकल गया हम लोग का, दूरी निकल गया। अब फिर कह रहा है कि अब किस चाल से जाए, यहाँ पे चाल हमें नहीं पता है तो x मान लेंगे, ताकि हमें इससे 10 मिनट कम समय लगे। तो 10 मिनट कम समय का मतलब 40 मिनट है, 40/60 कर लेते हैं। देखिए दोनों 60 कट गया, यहाँ से 0 कट गया, 4 से कटा लीजिए तो ये 12 चौक 48, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12×25 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। डिस्टेंस दोनों में इक्वल रहेगा, बस हमें क्या बोला है कि यहाँ 50 मिनट लग रहा है और यहाँ 40 मिनट, यहाँ चाल 48 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो बढ़ जाएगा चाल, कितना बढ़ जाएगा, तो ये देखिए 60 कैंसिल, 0 से 0 कटा दिए, 12 चौक 48, 12×25 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम बस आज इतना रहने देते हैं। 70 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, आज हम लोग 49 से देखे थे, 21 क्वेश्चन, आज 21-22 क्वेश्चन किए कंप्लीट। ठीक, तो चलिए हम लोग अब 30-30 क्वेश्चन फिर से अपना जो रिदम था वहीं 30-30 क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग 1900 तक आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक, जो कि कल होगा आपका। ठीक, 1-2 दिन नहीं वीडियो आपको मिला था, क्लास नहीं चला था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसीलिए। चलिए अब लगातार चलेगा आपका। 11 बजे लाइव आएंगे हम, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, और शाम में हम लोग 1800 को कंप्लीट करके उसके बाद देखेंगे हम लोग 3200 किया जाए या फिर इसमें आपका जो इसका बचा हुआ है उसको किया जाए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें वीडियो, और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।